कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे आज हम लोग यूपी टेट की। हम मैराथन क्लास कर रहे हैं। आज हम यूपी टेट की सीटीपी का मैराथन क्लास करेंगे। आज हम मैराथन क्लास में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस लेंगे। 50 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। आपको 50 में से कम आपको यहाँ पर 40 मार्क्स कवर करने हैं, ताकि आपको पता चलेगा आप कितने बेहतर तरीके से अपनी तैयारी पूरी कर चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग 50 क्वेश्चनों पे पूरी तरीके से डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज हम एक टॉपिक पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ बाल विकास पर करेंगे। जितने भी बाल विकास पे क्वेश्चन आए हैं आज तक, बाल विकास से संबंधित यूपी टेट में, उसी क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है। ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन पेपर 1 के होंगे। अगर आप बेहतर तरीके से आपकी तैयारी नहीं हुई है, अभी भी आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी बेहतर तरीके से और भी अच्छी तरीके से हो, तो आप 7634993536 नंबर पर आप व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले सकते हैं। कंप्लीट नोट्स लेने के लिए इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप करनी होगी, तो वहाँ पर आपको आसानी से पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल जाएगी, ताकि आपकी जो बेहतर है इम्प्रूवमेंट हो जाए, आपकी तैयारी में बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूवमेंट हो जाए, आप 130 प्लस मार्क्स को कवर कर सकें। पूरी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, पूरी जितने भी हम लेक्चर वीडियोस आपको दे चुके हैं, सीटीपी की प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ईवीएस की, हिंदी की, मैथ्स की, सभी चीज़ों की लेक्चर वीडियो अगर देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट सभी चीज़ों की, तो अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर आपको सभी का प्लेलिस्ट मिल जाएगी, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, टाइम को बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए एक बेहतर तरीके से मैनेज करते हुए 50 क्वेश्चन पर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। मानव विकास का प्रारंभ होता है कब? कब से यहाँ सवाल पूछा है। पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, गर्भावस्था से। यूपी टेट में पेपर फर्स्ट में 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। मानव विकास का प्रारंभ कब से होता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको लाइफ लाइन के समय में बता दूं, ऑप्शन नंबर बी एंड सी बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपके ऑप्शन नंबर हो जाएंगे ए या फिर डी। तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं। मानव विकास का जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, वो कब हो जाती है? जब मानव का मतलब होता है मनुष्य। मनुष्य शुरू कब से होते हैं? बच्चों से। कब से होती है? बच्चों से। बच्चे कहाँ से आते हैं? माँ के कोख से जब से पलते हैं, तो माँ के कोख से। यहाँ पर आपसे सवाल राइट आंसर आएगा माँ के कोख से, यानी गर्भ से बच्चे में विकास शुरू हो जाता है। वहाँ पर जो बच्चे में डेवलपमेंट होती है, वो फिजिकल डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है माँ के कोख से ही। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होंगे। चलिए आगे क्वेश्चनों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिक्षा में अवरोधन का तात्पर्य है बालक का विद्यालय न जाना, बालक द्वारा विद्यालय छोड़ जाना, किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, बालक का विद्यालय में प्रवेश न होना। यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है, सवाल आपको ध्यान में रखना होगा। अवरोधन यहाँ पर पूछा, शिक्षा में अवरोधन से क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब हो जाता है, ये आपको बताने हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ये भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है यूपी टेट में, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी अवरोधन वाले आपसे सवाल पूछे जाएं, तो वहाँ पर आप याद रखेंगे बच्चे एक ही समय में, मतलब लगातार एक ही अलग अलग वर्षों में एक ही कक्षा में अगर बच्चे रहे, यानी एक ही कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों में विकास नहीं हो रही है, बच्चों में प्रोग्रेस नहीं हो रही है, डेवलपमेंट नहीं हो रही है, यानी अगले क्लास में उन्नति नहीं हो रही है, तो बच्चों में अवरोधन एक हिसाब से नेगेटिव फॉर्म में आती है। ठीक है, नेगेटिव फॉर्म में आती है। नेगेटिव फॉर्म का मतलब ये हुआ तो रुक जाना। ठीक है, अवरोध का मतलब क्या होता है? एक हिसाब से रुक जाना। ठीक है, रुक जाना, बच्चे किसी अवस्था में जाके रुक जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, विद्यालय छोड़ जाना ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में जो बच्चे रहेंगे, तो वहाँ पर आपके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। बच्चे के विकास में रुकावट, यानी कि अवरोधन हो जाना। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग।
बच्चों की वृद्धि मुख्यतः संबंधित है। बच्चे की जो वृद्धि, ग्रोथ यहाँ पूछा, ठीक है, बच्चों की यहाँ पर ग्रोथ के बारे में पूछा है, विकास नहीं पूछी है, ग्रोथ, वृद्धि जो होती है वो मुख्यतः किससे संबंधित है? सामाजिक विकास से, भावनात्मक विकास से, नैतिक विकास से, शारीरिक विकास से। ये भी क्वेश्चन 2020 में पूछे हैं। हमने आपको जो 50 क्वेश्चन आज करवाएंगे वो इम्पोर्टेंट सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों से में से इंक्लूड होंगे सभी क्वेश्चन। तो बच्चों की वृद्धि का मुख्यतः संबंध किससे होता है, ये आपसे पूछा है। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है उसके फिजिकल, ठीक है, फिजिकल बॉडी में विकास होना, ठीक है, विकास होना, क्या हो जाना? विकास होना। अगर विकास के बारे में हम बात करें, विकास एक तरीके से मानसिक हो सकती है। क्या हो सकती है? मानसिक हो सकती है। जब अगर बात वृद्धि की जाए तो वृद्धि का मतलब होता है वो शारीरिक फॉर्म में आती है, ठीक है। विकास वृद्धि किस फॉर्म में आती है? ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ जो होती है वो किस फॉर्म में आती है? वो शारीरिक फॉर्म में आती है। जैसे कि आपकी हाइट आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, जो भी 10 साल पहले, 15 साल पहले 4 फुट होती होंगी, कुछ इंच होती होंगी, लेकिन 10 साल बाद आपकी जो वृद्धि में, फिजिकल बॉडी में ग्रोथ हुआ, अभी आपकी 5 फुट होंगे, ठीक है। तो कुछ डेवलपमेंट जो होते हैं फिजिकल फॉर्म में, तो वो आपको वृद्धि होती है, याद रखेंगे। जहाँ पर भी वृद्धि आपसे पूछे तो वृद्धि का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म में, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में विकास, वृद्धि का होना, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में वृद्धि का होना समझा जाता है, याद रखेंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विकास की किस अवस्थाओं को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल माना? ये सवाल आपसे यूपी टेट में कई बार पूछा जाता है, ये भी आपको 2020 में पूछा गया है। बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था। विकास की किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनोखा काल कहा है? तो राइट आंसर आपको बताने हैं, जल्दी अपना राइट आंसर बताइए। किस अवस्था को कोल तथा ब्रूस ने, जब याद है हम आपको जब सीरीज करवा रहे थे, एक वीडियो आपको टॉपिक एक दिया था जिसमें से आपको बहुत सारे मनोवैज्ञानिक की परिभाषाओं वाली थी, ठीक है, परिभाषाओं वाली। अगर आप शॉर्ट में, मैंने बार बार कहा, शॉर्ट में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, शॉर्ट में आपको नोट्स लेनी होगी, ताकि वहाँ पर आपको सभी की परिभाषाएं मेंशन है, सभी के सिद्धांत मेंशन लिखे होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर, बहुत सारे मटेरियल कम समय में आपको मिल जाएंगे। तो परिभाषाओं वाली वीडियो में हमने बात किया था। अगर इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। तो वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कोल तथा ब्रूस ने किस अवस्थाओं को, बच्चों की किस अवस्था को संज्ञानात्मक विकास का अनोखा काल कहा है, ये आपसे सवाल पूछा है। बाल्य अवस्था को। आपको भी पता, बच्चे जब बाल्य अवस्था में जाते हैं, जब बच्चे बाल्य अवस्था में जाते हैं तो वो बच्चे एक अनोखा व्यवहार करते हैं, जो सबको प्रिय होते हैं, सबको क्या होते हैं? प्रिय हो जाते हैं, सबको अच्छा लगता है ये उसका व्यवहार। तो कोल तथा ब्रूस ने बाल्य अवस्था को माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाता है? कोई एक नई भाषा है, उसे सीखने के लिए हम शुरू कहाँ से करते हैं? यह सवाल आपसे पूछा है। तो ऑप्शन आपके हैं अक्षरों व शब्दों के माध्यम, सहचर्य से, वाक्यों के निर्माण से, शब्दों के निर्माण से, उपयुक्त में से किसी से नहीं। यह सवाल आपको 2018 में पूछा गया है, पेपर फर्स्ट यूपी टेट में। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कहाँ से पूछा, कहाँ से शुरू होती है? सॉरी। अगर हम बात करें यहाँ पर कि किसी भी भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ की जाती है, तो कोई अगर भाषा है, कोई लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज के लिए अक्षर तथा शब्दों का माध्यम होना चाहिए। या तो सबसे पहले क्या होनी चाहिए? अक्षर होनी चाहिए, या शब्द, दोनों के माध्यम से सहचर्य रूप से हम उसे सीख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? मतलब यहाँ पर जो आपके ऑप्शंस हैं वो 3 संवेग होंगे, ठीक है, 3 जो होंगे वो संवेग होंगे, एक सिर्फ संवेग नहीं होंगे। क्योंकि जब भी नेगेटिव फॉर्म में सवाल पूछा जाता है तो 3 आंसर सही हो जाते हैं और एक आंसर यहाँ पर
गलत हो जाते हैं। तो आपको गलत वाले को ढूंढना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नेगेटिव में फॉर्म में है। तो व्यवहारात्मक, दैहिक, संज्ञानात्मक, संवेदी, तो ऑप्शन 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर सवाल है संवेग, ठीक है, संवेग निम्न में से कौन सा नहीं है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। चलिए बात अगर हम करें तो यहाँ पर कौन होगा संवेग, हम ये ढूंढ लेते हैं क्योंकि नेगेटिव फॉर्म में है। व्यवहारात्मक ये संवेदक के तत्व में से आते हैं। दैहिक, संज्ञानात्मक, ये तीनों चीज़ें संवेग से आती हैं, ठीक है। संवेग से ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी तीनों क्या आते हैं, संवेग में आते हैं। तो संवेदी नहीं आते हैं, ऑप्शन नंबर जो डी है वो संवेदी नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं उसी को हम यहाँ पर सही टिक करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है, मतलब जो क्रम है वो लाइन जो होती है वो कौन सा सही है। ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, क्या ये क्रम सही होंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर ये सही होंगे, ऑर्डर की यहाँ पर जो बात हो गई है तो ये ऑर्डर सही होंगे या नहीं। आगे बात करते हैं। मूल्यांकन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, अवबोधन, ज्ञान, तो आगे सी देखते हैं। मूल्यांकन, संश्लेषण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, अवबोधन, ज्ञान। ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, 2018 में ये भी सवाल पूछे गए हैं। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। संज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, संज्ञान की आपको आपसे बात हो रही है। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम है। तो संज्ञान की अगर बात की गई है तो सबसे पहला जो टर्म होगा, पहला जो ऑर्डर होगा वो भी संज्ञान से संबंधित होगा, ठीक है, वो भी संज्ञान से संबंधित होगा। संज्ञान से संबंधित कौन होंगे, जिसमें ज्ञान की बातें की गई है। किसकी बातें की गई है, ज्ञान की। जो नंबर ऑफ ऑर्डर फर्स्ट वाले रहेंगे संज्ञान में ज्ञान वाली फर्स्ट होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किस में ज्ञान नहीं है, तो बी में नहीं है और सी में नहीं है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हो सकते हैं और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपके हो सकते हैं। तो चलिए इन दोनों में आपको फ़र्क चूज़ करना है कि क्या राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर हम ये देखते हैं ज्ञान तो हो जाएगा, संज्ञान का एक भेद है। अनुप्रयोग, अवबोधन, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, क्या ये होंगे। तो चलिए ज्ञान, अवबोधन, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, जो बात आती है संज्ञानात्मक के क्षेत्र में मूल्यांकन जो होती है इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन जो होते हैं वो लास्ट टर्म में आती है। यानी इवोल्यूशन क्या होती है, वो आखिरी क्षेत्र होती है, आखिरी नंबर ऑफ ऑर्डर में होती है। तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है। अगर हम बात करें निम्न में से कौन सी बाद की, जो लास्ट वाली बाद की वाली सेकेंड वाली बात हो रही है, फर्स्ट की यहाँ पर बात नहीं हो रही है। कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है, मतलब यहाँ पर भी नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है, नेगेटिव सेंस में पूछा गया है। तो 3 आपके सही होंगे, 1 आपके गलत होंगे, जो गलत वाले होंगे वो आंसर सही हो जाएंगे। तो चलिए इसके हम बाद में इसे हम ऑप्शन देख लेते हैं। भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं से अधिक रुचि, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति, कल्पना भयों का अंत। ये क्वेश्चन आपसे 2018 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आपको राइट आंसर बताने हैं, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो कौन सा सही है ये ढूंढ लेते हैं। नेगेटिव सेंस में जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम सही वाले में ढूंढ लेते हैं। तो भविष्य की योजना की सूझबूझ ऑप्शन नंबर ए ये नहीं हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधे यहाँ पर गलत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सीधा गलत हो जाएंगे। तो विज्ञान की काल्पनिक कथाओं से अधिक ये भी सही होंगे। बढ़ती हुई तार्किक शक्ति ये भी सही हो जाएंगे। काल्पनिक भयों का अंत ये भी सही हो जाएंगे।
तो जो नहीं होंगे सही, गलत होंगे, उसी को हम टिक मार के सही कर लेंगे। नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास है? जो यहाँ पर इनमें से कौन सा मनोवैज्ञानिक लैंग्वेज डेवलपमेंट का विकास है, वो कौन सा संबंध है? पावलोव का, बिने का, नोम चॉम्स्की, मैस्लो। 2018 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। भाषा विकास की बात यहाँ पर हो रही है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात हो रही है। जहाँ पर भी आपको हमने लेक्चर क्लास में कहा था, जब हमने लेक्चर क्लास किया था आपसे, तो लेक्चर क्लास में कहा था कि जहाँ पर भी भाषा विकास की बात आए तो भैया वहाँ पर नोम चॉम्स्की महोदय, कौन से? चॉम्स्की। भाषा विकास के संबंध में नोम चॉम्स्की महोदय वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आके खड़े हो जाते हैं। इसके लिए कोई ज़्यादा आपको ना तो सोचने की ज़रूरत है, ना ही वहाँ पर आप दिमाग लगाइए, ना अपने दिमाग पर जोर डालिए। भाषा विकास जहाँ पर भी आपको दिखे तो वहाँ पर आपको नोम चॉम्स्की से संबंधित ऑप्शन नंबर को चूज़ करके सही कर लेने होंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। गिरो अवस्था किस आयु वर्ग का एक विलंब विकास से संबंधित है? ऑप्शन ए है 16 से 19 वर्ष एवं नैतिकता, 3 से 6 वर्ष एवं भाषा, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण, 16 से 19 वर्ष संज्ञानात्मक। यूपी टेट पेपर फर्स्ट 2018 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए इसका आपको राइट आंसर बताने हैं। क्या राइट आंसर आपके इसके हो जाने हैं? तो चलिए राइट आंसर आपको बताने हैं, जल्दी इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जानेंगे? चलिए, गिरो अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? विलंब विकास का मतलब होता है जो थोड़ी लेट से, उसकी जो संख्या, वो जो टर्म आती है वो लेट से आती है। ठीक है, कौन सी आती है? लेट से आती है, ये वाली आपको बतानी है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर राइट आंसर हो जाएगा सी, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। ऑप्शन नंबर सी, 8 से 10 वर्ष एवं सामाजिकरण। सामाजिकरण जो होती है वो गिरो अवस्था के लेट से आती है। ऑप्शन नंबर टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाने हैं। निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? क्या सवाल आपसे पूछा है, कौन सा विकास एक सिद्धांत नहीं है? तो यहाँ पर आपको पता है कि जब नहीं हो तो नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन आता है। 3 सही और 1 गलत, गलत वाले को हमें क्या करना है? चुन के सही करना है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं। अनुकूलित पर्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। 2017 यूपी टेट में ये सवाल पूछा गया है आपसे। चलिए, निम्न में से कौन सा विकास सिद्धांत नहीं है? विकास का जो डेवलपमेंट का एक थ्योरी इनमें से नहीं है। क्या हम जब विकास के सिद्धांत पढ़ रहे थे लेक्चर क्लास में, तो वहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया गया था कि विकास का कौन कौन सिद्धांत है या कौन कौन विकास का सिद्धांत नहीं है, ये आपको पूछाना है। एक सेकंड, क्वेश्चन मुझे लगता है पीछे छूट गई है, क्वेश्चन पीछे बहुत सारी छूट गई है। चलिए जो छूट गई है उसको रहने दीजिए, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होंगे, आपको ये बात बताने हैं। तो निम्न में से अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर अनुबंधन का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये आपको बताने हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ये गलत होंगे, अनुकूलित पर्यावर्तन का सिद्धांत, क्योंकि आपको पता है ये एक विकास का सिद्धांत नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत पता है, परस्पर का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, ये तीनों तो आपको पता है कि ये सिद्धांत हैं। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, तो नहीं वाले को टिक मार के हम सही करके आगे की ओर बढ़ेंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया? गैसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड ने। ये 2017 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यता प्रकट करती है, यह किसने दिया था? आपको बताने हैं यहाँ पर।
ये जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गैसेल महोदय ने दिया था। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। गैसेल महोदय ने आपसे ये सवाल, ये परिभाषा आपसे किया था। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। 2017 में ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विद्रोह की भावना कौन से प्रवृत्ति कौन से अवस्था में होती है। ठीक है, अगर हम बात करें विद्रोह की भावना, एक लड़का है आपके घर, आपके समाज, आपके स्कूल में जो विद्रोह करता है, मतलब उसकी जो बातों से लगता है कि वो समाज के अनुकूल नहीं है, समाज की रूल रेगुलेशन जो मान्यताएं होती हैं उनको मानने में वो हिचकिचाते हैं, वो फिर नहीं मानते हैं, तो ये तो विद्रोह की भावना है। तो बाल्यावस्था में बच्चे ऐसे नहीं कर पाएंगे। शैशवावस्था में विद्रोह से क्या होता है यहाँ पर उसे पता तो बिल्कुल नहीं होगा। या तो होगा पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था तो बाल्यावस्था का एक दिन होता है, ये भी नहीं होगा, तो हो जाएगा मध्य किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे, मध्य किशोर अवस्था। अगर बात करें मध्य किशोर अवस्था की जो उम्र होती है, वो आयु होती है, वो कितनी हो जाती है? लगभग इसे 13 से 15 वर्ष की अवस्थाओं के बारे में वर्ष में माना गया है। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। विकास की किस अवस्था में वृद्धि का अधिकतम विकास होता है? जो डेवलपमेंट होता वृद्धि होती है, वृद्धि की अगर हम यहाँ पर बात करें तो वृद्धि का मतलब होता है फिजिकल फॉर्म में। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक की बात हो रही है। ठीक है, शारीरिक की बात यहाँ पर हो रही है। तो आपको पता है शारीरिक विकास बच्चे में कौन से अवस्था में होती है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ावस्था। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। जल्दी अपना राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होंगे? जो बच्चे में किशोर अवस्था में जो विकास वृद्धि होती है, वो जो ग्रोथ होती है, यहाँ पर ग्रोथ के बारे में पूछा है। ग्रोथ जो होती है बच्चे की, वो किशोर अवस्था में बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्ति पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर और ध्यान पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार किस पर आधारित होती है? ये सवाल आपसे पूछा है 2016 में। जो बच्चे हैं उसका जो अधिकांश है, अधिकांश मतलब होता है यहाँ पर, अधिकांश की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अधिकांश मतलब होता है ज़्यादातर। क्या? ज़्यादा, ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर जो होती है व्यवहार, बिहेव किस पर आधारित होती है, आपको यहाँ पर बताने हैं। मूल प्रवृत्ति, नैतिकता, वास्तविकता, ध्यान। शिशु की बात हो रही है, आपको ये चीज़ें ध्यान यहाँ पर रखनी चाहिए। बच्चों की जो बात होती है, नैतिकता बच्चों में मोरालिटी आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, गलत हो जाएगा। ध्यान, बच्चों को किसी चीज़ की ध्यान होती नहीं। तो वास्तविकता, वो किसी चीज़ों के प्रत्यक्ष या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नहीं समझते, प्रत्यक्ष नहीं समझते, काल्पनिक नहीं समझते, तो वास्तविकता भी नहीं समझते। उसके मूल प्रवृत्ति, उनके जो व्यवहार होते हैं जैसे मन तैसे वे व्यवहार करते हैं, बच्चों बड़े को देखकर वो व्यवहार करते हैं। अगर आप बच्चों के सामने हंसेंगे तो बच्चे भी हंसेंगे। ठीक है, आप बच्चे के सामने रोएंगे तो बच्चे भी रोएंगे, बच्चों के सामने ज़्यादा हल्ला करेंगे तो वो रोने लगेंगे। इस हिसाब से कह सकते हैं तो शिशु मूल प्रवृत्ति के आधार पर अधिकांश व्यवहार करते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? शिष्य केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। शिक्षा यहाँ पर आपको ध्यान रखनी होगी। यह सवाल पूछा 2016 में, आपको पता है। तो मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो योगदान है वो हमने न जाने कितनी बार चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, क्या? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात हमने की है। एजुकेशन की बात की, यानी बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान का जो शिक्षा के क्षेत्र में योगदान है वो
चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ऑप्शन नंबर डी आपके लिए सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास यानी ग्रोथ की बात हो रही है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट। तो यहाँ पर फिजिकल की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में शारीरिक की बात होगी यहाँ पर, ठीक है, शारीरिक की बात होगी। और जो विकास होगी, डेवलपमेंट होगी, वो मानसिक, मेंटल, ठीक है, मेंटल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ठीक है, मेंटल यानी कि मानसिक की बात यहाँ पर होगी, शारीरिक की बात होगी और मानसिक की, दोनों की बात होगी, याद रखेंगे। सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, ये तो क्वेश्चन थोड़ी उल्टा कर देता है। जब भी नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे तो 3 सही हो जाएंगे और 1 गलत हो जाएंगे, जो गलत वाला होगा उसी को ढूंढ के हम सही करेंगे। तो निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत, तो याद रखें। कंटिन्यूस कंटिन्यूस थ्योरी, वर्गीकरण जो डिवाइडेड एंड थ्योरी है, समन्वय जो समन्वय थ्योरी, व्यक्तित्वता का सिद्धांत, ठीक है। आपसे सवाल पूछा है, आपको राइट आंसर बताने हैं, तो जल्दी राइट आंसर बताइए, क्या होंगे इसका राइट आंसर। चलिए, क्या नहीं होंगे, तो निरंतरता का सिद्धांत तो पता है, समन्वय का सिद्धांत पता है, व्यक्तिकरण का सिद्धांत पता है, लेकिन वर्गीकरण का सिद्धांत ये ना बुद्धि से संबंधित है ना ही विकास से संबंधित है। तो जो गलत होंगे वही यहाँ पर सही हो जाएंगे, वर्गीकरण का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। बाल मनोविज्ञान का जो क्षेत्र है वो कैसा है, केवल शैशवावस्था की विशेषता में, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। 2016 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा है यूपी टेट पेपर फर्स्ट में। चलिए, ये जो सवाल है आपसे, ये पेडागोजी के फॉर्म में, याद रखेंगे, ये सवाल है पेडागोजी के फॉर्म में आपसे सवाल है। याद है आपको, सभी टीचिंग एग्जाम्स में आपके 150 मार्क्स होते हैं, जिनमें से 75 मार्क्स होते हैं कंटेंट के और 75 मार्क्स होते हैं पेडागोजी फॉर्म में, ठीक है। पेडागोजी फॉर्म में किसी किसी एग्जाम्स में कम होते हैं पेडागोजी फॉर्म में, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम्स में 75 के पेडागोजी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जो आपको मानसिक स्ट्रक्चर को दर्शाती है, आपके बिहेव को वो जानना चाहती है। अगर पेडागोजी क्यों पूछती है, पेडागोजी के सेक्शन में अगर हम यहाँ पर बात करें तो मुझे प्रश्न नहीं लगता है, पेडागोजी सवाल इसलिए पूछी जाती है ताकि बोर्ड को जो शिक्षा व्यवस्था है उसे पता चले कि आप कितने परिपूर्ण हैं। एक तरीके से साक्षात्कार उसे मान लीजिए, यानी मान लीजिए इंटरव्यू के फॉर्म में वो मानी जाती है, ठीक है। तो वो टॉपिक नहीं है। जो पेडागोजी सेक्शन आते हैं वो 75 मार्क्स के, उसमें आप 70 कवर कर सकते हैं। कैसे, उसके लिए पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं और नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। इनमें से 25 जो हम की पॉइंट बताएं, इनमें से भी 25 कीवर्ड बताए हैं। यानी क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस टॉपिक से अगर हम यहाँ पर आप कवर कर लेते हैं तो आपको 100% 75 में से कितने आएंगे, 75 में से 70 लाने की गारंटी टीचिंग इंस्टीट्यूट की होती है, क्योंकि ये बेस्ट ऑफ कीवर्ड यहाँ पर हमने इसे रखा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है हमको नहीं पता, क्वेश्चन को काट दीजिए, ऑप्शन देख के सही कर लेंगे, ठीक है। केवल नहीं हो जाएगा, केवल वो गलत हो जाएंगे, केवल वो भी गलत हो जाएंगी। जहाँ पर भी केवल पूछे वो नेगेटिव टैग वर्ड है, जहाँ पर भी केवल पूछे वो नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे, जहाँ पर भी केवल पूछे वो भी नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए बी सी गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था की विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, याद रखेंगे आप। चलिए, पूर्वाग्रही किशोर या किशोर यानी मेल फीमेल अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे, समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। ये यूपी टेट 2013 में सवाल आपसे पूछा गया है, आपको इसका राइट आंसर बताने हैं, जल्दी राइट आंसर बताइए। पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने डैश के प्रति कठोर होंगे, किसके प्रति कठोर होंगे वो आपको यहाँ पर बताने हैं।
अपनी समस्या के प्रति। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे, समस्या के प्रति। स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक, किशोर अवस्थाओं में। ये पेपर 2013 में पूछा गया है। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता रहे हैं, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर सवाल पूछा है स्व केंद्रित अवस्था होती है, जो स्व केंद्रित अवस्था होती है वो कौन सी अवस्थाओं में होती है, ये सवाल आपसे पूछा है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें स्व केंद्रित अवस्था, वो 3 से 6 वर्ष तक आपकी होती है। समझ गए। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत आना पसंद करना संबंधित है। किशोर अवस्था में, पूर्व किशोर अवस्था, उत्तर बाल्यावस्था, शैशवावस्था। ये कब पूछा गया, ये भी 2013 में सवाल आपसे पूछा गया। सवाल यहाँ पर ये है कि बच्चे माँ बाप के साये से यानी घर के रूल रेगुलेशन नियम को तोड़कर बच्चे बाहर आना, साथी दोस्त मित्र यार के साथ में रहना पसंद करता है, कौन सी अवस्थाओं में। राइट आंसर आपको बताने हैं। यहाँ पर किशोर अवस्था नहीं होगा, ठीक है, बाल्यावस्था भी नहीं होगा, ये पूर्व बाल्यावस्था हो जाएगी। कब से कब की है पूर्व बाल्यावस्था, 9 वर्ष से 12 वर्ष की अवस्था तक इसे वर्ष तक इसे मानी गई है, याद रखेंगे आप इसे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्य अवस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। मानसिक परिपक्वता यानी मेंटल मैच्योरिटी की जो ऊंचाई होती है, वो जो आपके उसको जो लक्ष्य होते हैं उसको छूने के लिए प्रयत्न, जो कोशिश हमेशा कंटिन्यू लगातार वो कोशिश करता है, करना संबंधित है। कौन सी अवस्था में बच्चे यहाँ पर कोशिश करते हैं उस अवस्थाओं को छूने के लिए। ये कब से पूछा गया, 2013 में यह भी सवाल आपसे पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए। किशोर अवस्था, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें बच्चे परिपक्वता के मानसिक ऊंचाई को छूता है और लगातार वो कंटिन्यू प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, ठीक है, क्या करता है वो। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है। बुद्धि, यहाँ पर सवाल आपसे पूछा है बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ऑप्शन है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। ये 2013 में सवाल पूछा गया है, तो आपको यहाँ पर राइट आंसर बताने हैं कब पूछा गया है, कौन से सवाल यहाँ पर राइट आंसर होंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बुद्धि और सृजनात्मकता में सहसंबंध जो पाया जाता है वो कौन सा होता है, ये सवाल आपसे पूछा गया है। देखिए ये धनात्मक पाई थी, पॉजिटिव की बात आ रही है यहाँ पर, प्लस इसको मान ले आप पॉजिटिव मान ले, जो भी माने, तो पॉजिटिव आती है, धनात्मक आती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में बच्चे के क्रियाकलाप होते हैं मूल्य प्रत्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, मूल, प्रत्यात्मक, संरक्षित, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए राइट आंसर बताइए आपके हिसाब से क्या राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे मूल प्रत्यात्मक, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे मूल प्रत्यात्मक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बच्चे के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। बच्चे के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। खेल, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। ये भी 2013 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आपके हिसाब से राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
बच्चे के सामाजिक विकास में जो खेल होती है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाते हैं वो खेल निभाते हैं। कारण, क्योंकि बच्चे में खेल की भावना के माध्यम से जुड़ाव आता है, जो समाज के प्रति जागृति आती है, यानी खेल जो होती है बच्चे के, वो समूहों में खेला जाता है। समूहों में खेलने के बाद बच्चे सिर्फ अपने लिए नहीं, एक दूसरे के लिए खेलते हैं, अपने टीम के लिए खेलते हैं। अगर भविष्य में इसी प्रकार से समाज के मुद्दे पर, समाज की बातों पर अगर कुछ उसे बेहतर समझ आती है तो खेल के माध्यम से उसे सही कर पाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शारीरिक बुद्धि और विकास को कहते हैं फिजिकल जो ग्रोथ होती है, और विकास आपको पता है, विकास मानसिक फॉर्म में आती है, और शारीरिक बुद्धि जो होती है वो फिजिकल फॉर्म में आती है आपको। तो दोनों को क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, आनुवांशिकता। 2014 में सवाल आपसे पूछा है, क्या कहते हैं? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि हो जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? अभिवृद्धि। जहाँ पर शारीरिक बुद्धि और विकास दोनों एक साथ मिल जाए, तो वहाँ पर जब भी शारीरिक वृद्धि और विकास एक साथ मिले तो इन दोनों को जो मिलन होती है वो क्या कहलाती है? अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाते हैं। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष के एक मानसिक क्रिया है। चिंतन है संज्ञानात्मक पक्ष के एक मानसिक क्रिया है। यह कथन किसने दिया था? वही मैंने कहा आपको, जब भी आप लेक्चर वीडियोस देखेंगे, लेक्चर क्लास देखेंगे, कौन सी लेक्चर क्लास? परिभाषा वाली, डेफिनेशन वाली, तो आपको ज़रूर ऐसे क्वेश्चनों को वहाँ पर डिटेल में डिस्कस की गई तो आपको पता हो जाएगी। जैसे ही एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप उसे आराम से कवर कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन डीवी गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा और रॉस द्वारा। ये भी 2013 में सवाल आपसे, 2014 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। यहाँ पर सवाल देख लेंगे, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष के एक मानसिक क्रिया के रूप में है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे रॉस द्वारा। किसके द्वारा? ये रॉस महोदय ने इस परिभाषाओं का, इस कथन को कहा था। चलिए, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? यहाँ पर सवाल पूछा है सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शंस होगा, किसके आधार पर? बाल मनोविज्ञान के, चाइल्ड साइकोलॉजी के आधार पर। सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। 2014 में यह भी सवाल आपसे पूछा गया था। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? चलिए, प्रत्येक बच्चे, बाल मनोविज्ञान जो कहता है, चाइल्ड साइकोलॉजी जब आपसे पढ़ाई जाती है तो यहाँ पर आपको किसी बच्चे में भेदभाव नहीं करने के लिए कहता है। ठीक है, सारे बच्चे एक जैसे बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अलग अलग बच्चे की जो मानसिक अलग होती है, किसके आधार पे अगर बात करें तो उसके बच्चे के फैमिली के आधार पे, बच्चे के सामाजिक आधार पे, बच्चे की साइकोलॉजी भी देख सकते हैं। बच्चे यानी कि उनके फैमिली की स्थिति कैसी है, इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं कि इकोनॉमिकल बेहतर है, उनके मम्मी पापा का माहौल कैसा है, उनके घर का माहौल कैसा है, तो एक जैसे नहीं होंगे। इस आधार पे कह सकते हैं। कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, ये भी बिल्कुल नहीं होंगे। कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, नहीं, कुछ बच्चे विशिष्ट नहीं होते। अगर बच्चों को बेहतर माहौल दे दिया जाए, एक जैसे माहौल, तो बच्चे वैसे ही होंगे। तो यहाँ पर चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है, बाल मनोविज्ञान का कहना है कि सारे बच्चे विशिष्ट होते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। 2014 में सवाल पूछा है। बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। ठीक है, याद रखना आपको, सवाल कितना सिंपल और बेहतर तरीके से सवाल पूछा है।
बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अगर आपसे बात करें तो ये विद्यालय स्कूल होंगे बच्चे के। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। बाल विकास में प्रक्रिया पर बल होता है। बाल विकास में किस पर बल होता है? प्रक्रिया पर बल होता है। ऑप्शन देखेंगे अगला। ऑप्शन नंबर बी, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल होता है। गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त सभी। ये भी सवाल आपको 2014 में पूछा गया है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बाल विकास की अगर हम यहाँ पर बात करें तो किसकी? बाल विकास की। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे? बाल विकास की प्रक्रिया पर बल देता है, ठीक है, उसके एक्टिविटीज़ पर बल देता है। वातावरण और अनुभव, ये दोनों तो आपको पॉजिटिव टैग वर्ड, जहाँ पर भी आपको वातावरण और अनुभव देखें तो ऑप्शन वहाँ पे टिक मार देना। ऑप्शन ए, बी दोनों सही हो जाएंगे। गर्भ अवस्था से लेकर किशोर अवस्था तक अध्ययन होता है, ये भी सही हो जाएंगे। तो उपरोक्त राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, संवेगात्मक विकास सिद्धांत को प्रभावित करने वाले कारक हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ये देखेंगे 2014 में ये भी सवाल आपसे पूछा है। संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो क्या हो जाएंगे? संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हो जाएंगे? तो अगर बात करें फिजिकल स्वास्थ्य, जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य जो होते हैं वो हमारे संवेग को प्रभावित कर सकते हैं। कैसे? अगर किसी इंसान की शारीरिक स्वास्थ्य यानी हेल्थ बेहतर नहीं है तो उसमें संवेगात्मक बेहतर तरीके से नहीं हो सकता, उसका संवेग बेहतर नहीं हो सकता। मानसिक योग्यता, अगर किसी सॉरी यहाँ पर ये ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर मानसिक योग्यता, किसी भी व्यक्ति की मानसिक योग्यता यानी आईक्यू लेवल बेहतर नहीं है तो उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है, ये भी सही। थकान, कोई आदमी में बहुत जल्द कोई कार्य करते हुए थकान आ जाती है तो उसमें भी संवेगात्मक विकास प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, तो इस हिसाब से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उपरोक्त कथन है हरलॉक का, टीटीनन का, मैकडूगल का, रॉस का। यूपीटेट पेपर फर्स्ट में सवाल 2014 में सवाल पूछा गया है। तो चलिए राइट आंसर बताइए। यहाँ पर सवाल पूछा आपसे सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? हरलॉक का। किसने कहा था? यह हरलॉक महोदय ने कहा था। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। भाषा विकास का क्या सिद्धांत नहीं है? जहाँ पर नेगेटिव सेंस में सवाल आए तो तीन सही, एक क्या हो जाएंगे? वो गलत हो जाएंगे, गलत वाले को हम सही करेंगे। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त अतिरिक्त शक्तियों का सिद्धांत, शक्तियाँ हो गई यहाँ पर, ठीक है। परिपक्वता का सिद्धांत 2014 में सवाल आपसे पूछा गया था। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुबंधन का सिद्धांत तो आपको पता है कि क्या हो जाएगा? अनुबंधन का सिद्धांत यहाँ पर होगा, ठीक है। अनुबंधन का यहाँ पर सिद्धांत तो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। अनुकरण का भी सिद्धांत सही हो जाएगा। अतिरिक्त सशक्ति का सिद्धांत ये बिल्कुल भी गलत हो जाएंगे, ठीक है, ये गलत हो जाएंगे। आपको पता है जो गलत होते हैं उसे हम नेगेटिव वाले क्वेश्चन में सही कर देते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत ये सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? कौन ऐसा ऑप्शन है जो सृजनात्मकता के क्षेत्र में वो सही है? बारंबारता, विविधता, मौलिकता, विस्तारण, प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विसरण। प्रवाह, विविधता, मौलिकता, सहकार्यता।
परवाह, विविधता, मौलिकता, विस्तरण। ये कब पूछा गया आपसे? ये क्वेश्चन यूपी टेट पेपर सेकेंड में पूछा गया है 2017 में। तो 2017 में सॉरी यूपी पेपर सेकेंड में थोड़े टफ क्वेश्चन आते हैं, तो उसे भी आपको करने होंगे। चलिए राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर आपके हो जाएंगे परवाह, विविधता, मौलिकता एवं विस्तारण। ठीक है, चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक 4-5 वर्ष के बालक में अपने पिता की अपेक्षा माता के प्रति अत्यधिक प्रेम की भावना विकसित होती है। बालक के व्यवहार में होने वाले इस परिवर्तन को फ्रायड द्वारा निम्न में से कौन सा नाम दिया है? ओपीडप्स कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, पराहम, नर्सिज्म। 2017 में यह सवाल आपसे पूछा है। सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि एक 4 से 5 वर्ष का बच्चा है, पिता की बजाय माता के व्यवहार से अत्यधिक प्रभावित है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस क्या होंगे आपके हिसाब से? राइट आंसर आपको यहाँ पर बताने हैं। ओपीडप्स कॉम्प्लेक्स, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ओपीडप्स कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी क्वेश्चन वही फॉर्म में आ गई, कौन से? नेगेटिव वाले। नेगेटिव वाले को हम क्या करते हैं? 3 सही 1 गलत, गलत वाले को ढूंढ के हम सही करते हैं। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया, सीखना व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया है, बुद्धि एक जैविक प्रक्रिया है। तो 2017 में यह सवाल आपसे पूछा गया था, यही पेपर सेकेंड का सवाल आपसे पूछा गया था। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएंगे? अगर हम यहाँ पर बात करें इनमें से कौन सा कथन सही है, पहले ये ढूंढ लेते हैं। 3 जो ऑप्शन होते हैं वो सही, उनको हम क्या करते हैं? ढूंढ लेते हैं। विकास एक मात्रात्मक तो बिल्कुल भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा एक लक्ष्य होगा, सीखना व्यवहार में परिवर्तन हुआ, जो भी आप सीखते हैं उसके आपके व्यवहार में परिवर्तन होती है, वृद्धि एक जैविक प्रक्रिया, ये भी सही। तो आपके पास गलत क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, तो उसे हम सही कर लेंगे नेगेटिव वाले क्वेश्चन पे। बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनिग्राम, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान और रूपग्राम। 2017 में सवाल पूछा गया है आपसे। तो चलिए राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाने हैं आपके? ध्वनिग्राम आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोले जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई। जब हम हिंदी वाली लेक्चर क्लास कर रहे थे तो वहाँ पर आपको ध्वनिग्राम के बारे में बताया गया था। बोली जाने वाली सबसे छोटी इकाई, ठीक है, ध्वनिग्राम होती है, याद रखेंगे आपको इसे। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम, शब्द। पेपर सेकेंड है या पेपर फर्स्ट? कन्फ्यूज़न है, यहाँ पेपर फर्स्ट है, यहाँ पेपर सेकेंड है, लेकिन 2018 में ये सवाल आपसे पूछा गया है। संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई क्या होती है? जहाँ पर भी संभाषण की सवाल है तो वहाँ पर आपको रूपग्राम का राइट आंसर चूज कर लेना है। किसका? रूपग्राम का, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है? बहुत ज़्यादा नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है, लेकिन आपको कंफ्यूज वहाँ पर नहीं होने हैं। 3 ऑप्शन आपको चुन के सही करने हैं और एक को गलत कर लेने हैं, गलत वाले को आपको सही करके टिक मार देने हैं। सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृत्ति में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। ठीक है, 2018 में भी सवाल पूछा है। ठीक है, पेपर फर्स्ट या सेकेंड आप सोच लो। निम्न में से कौन सी बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है? 3 को आप पहले ढूंढें, 3 है, कौन सा है? ठीक है, 3 कौन सा है? सामूहिकता की प्रबलता है, ऑप्शन नंबर ए। अभिवृत्ति की स्थिरता है ये। सामूहिक खेलों में सहभागिता, क्योंकि सहभागिता जब ग्रुप में खेलते हैं एक दूसरे का परस्पर सहभागिता होते हैं, ये भी सही है। तो क्या नहीं है? जिज्ञासा की कमी,
ये बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बाल्यावस्था के बच्चों में जिज्ञासा भरपूर रहती है। ठीक है, बाल्यावस्था में बच्चों की जिज्ञासा क्या होती है, भरपूर रहती है। जो गलत हो जाएंगे उसी को हम सही टिक मारेंगे। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया में संबंधित नहीं है? वही है, यहाँ पर 3 सही हो जाएंगे, एक गलत, गलत वाले को हमें ढूंढ के सही करना है। उद्भवन, अभिप्रेरणा, आयोजन, प्रबोधन। 2018 में सवाल आपसे पूछा गया है। निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? चलिए राइट आंसर बताइए। तो सृजनात्मकता की अगर बात करें तो उद्भवन सृजनात्मकता की प्रक्रिया में आती है, अभिप्रेरणा प्रबोधन भी आती है, तो क्या नहीं आती है, आयोजन नहीं आती। इसी को हम टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाने हैं। चलिए राइट आंसर देखते आगे क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? सवाल पूछा है कौन सा ऐसा है जो वृद्धि और विकास में प्रथम चरण है? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, मानसिक विकास। 2018 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए कौन सा वृद्धि और विकास में ग्रोथ, यहाँ पर बात हो रही है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में कौन सा प्रथम चरण है? चलिए सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले बच्चे में शारीरिक विकास होगी, तभी नैतिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास। ये तो नैतिक विकास और सामाजिक विकास वो बात की बात आती है, लेकिन सबसे पहला जो चरण होता है वो बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट की बात होती है, यानी शारीरिक विकास की बात होती है। आगे बात करते हैं, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल तथा व्यायाम, सभी। शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारण है आपको बताना है। 2017 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। चलिए शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? अगर आप वंशानुक्रम की हम यहाँ पर बात करें तो वंशानुक्रम भी शारीरिक विकास को प्रभावित करती है, यानी किसी के माँ बाप डिसेबल होते हैं तो ज़्यादातर चांसेस रहते हैं कि बच्चों में उनके गुण आते हैं, यानी डिसेबल की बात, डिसेबल समझ रहे हैं ना आप, डिसेबल किसे कहते हैं, माँ बाप के गुण आते हैं हेरिडिटी वंशानुक्रम के माध्यम से। वातावरण की अगर बात करें, अगर बच्चे को अच्छा वातावरण नहीं मिले तो वहाँ पर भी बच्चे की शारीरिक विकास प्रभावित हो जाती है। खेल तथा व्यायाम, बच्चे को अगर शुरू से बचपन से ही बाल्यावस्था से ना खेलने दे ना ही उसे एक्सरसाइज करने दे तो बच्चे में शारीरिक जो प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों होंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे हॉलिंग हॉलिंगवर्थ हॉलिंगवर्थ, हेवियर्स्ट्रास, जीन पियाजे, हॉल। 2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया। ये दो ऑप्शन, ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऐसे ऑप्शंस हैं, ऐसा लगता है कि ज़बान टेढ़ा हो जाएगा ऐसे सवालों को, ऐसे ऑप्शंस को बोलने में। तो राइट आंसर बताइए क्या राइट आंसर हो जाएगा? विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे। ठीक है, प्रतिपादक की बात हो रही है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे, हैविस घस्ट घस्ट। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट 49 क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पर मिनिमम 40 क्वेश्चन को कवर करने हैं। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में से एक थे जो यूपी टेट में भी पूछे गए थे। 2020, 19, 18, 16, 17 जितने भी आप कहते हैं, ये जो क्वेश्चन थे हमारे सभी क्वेश्चन बाल विकास से संबंधित है। ठीक है, बाल विकास से संबंधित है, उससे बाहर नहीं क्वेश्चन थे दूसरे, यानी एक ही टॉपिक से हमने क्वेश्चन को 49 क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किए, सिर्फ बाल विकास के संबंधित से, सिर्फ बाल विकास से संबंधित है सारे क्वेश्चन। तो आपको क्या करने हैं, फिर आने वाले नेक्स्ट क्लास के लिए आपको टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर लेने हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करने हैं। चलिए आप सबसे पहले क्या काम कीजिए, टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।
कंप्लीट नोट्स के लिए 7634993536 नंबर पर व्हाट्सअप करके नोट्स लीजिए। आपको 100% सफलता की गारंटी मिलती है। यूपी टेट में आपके 150 मार्क्स की आपको तैयारी करवाई जाती है, जिसमें से 130 प्लस आपको मार्क्स 100% आएंगे, जिसमें से आपको लेक्चर वीडियोस को अटेंड करना है, आपको नोट्स को देखना है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट में भाग लेने हैं। प्रैक्टिस सेट में आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। डेली क्लास आपको मैराथन चलती है, आपको इसमें भाग लेनी चाहिए ताकि आपको बेहतर से बेहतर इम्प्रूवमेंट हो जाए। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आने वाले जैसे वीडियो सभी डेली क्लास चलती है, उसके लिए आपको चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए